हेलो स्टूडेंट्स, हरदा डिग्री कॉलेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आनंद वर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, हरदा डिग्री कॉलेज हरदा। पिछले वीडियो में हमने 12th एग्रीकल्चर के जो कृषि संकाय के बच्चे उनके लिए हमने फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र के ब्लूप्रिंट को समझा था कि इसमें कौन सी यूनिट जो है आप पे कितने मार्क्स की आएगी। आज के इस वीडियो की सीरीज में हम बात करेंगे कि आपका जो पेपर 12th एग्रीकल्चर का जो कि आगामी 2 मार्च को होने वाला है उसमें कौन कौन से आईएमपी क्वेश्चन है, और ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। यदि इसको आप ध्यान से समझते हैं तो मैं आपको निश्चिंत करना चाहूँगा कि आपका जो 70 मार्क्स का पेपर है, लगभग 50 नंबर या 60 नंबर का क्वेश्चन आपको बहुत आसानी होगी यदि आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करते। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आपके पास आज लेकर आया हूं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे आपका जो पेपर है 12th एग्रीकल्चर का फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र का, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे। पिछले वीडियो में हम ब्लूप्रिंट की बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे सिर्फ आईएमपी क्वेश्चन के और उनके कुछ हिंट या उनके सॉल्यूशन के बारे में। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भाई पोटासधारी 2 उर्वरकों के नाम आपको बताना है। हमको यहाँ पर केमिकल फर्टिलाइजर के बारे में पूछा जा रहा है, ऐसे कौन कौन से केमिकल फर्टिलाइजर हैं जिसमें मुख्य रूप से पोटास मिला होता है और उसमें पोटास की मात्रा कितनी होती है, यहाँ पर आपको इसका नाम बताना है। सिमिलर इससे मिलता जुलता क्वेश्चन फिर आपसे पूछा जाएगा जो कि अथवा के रूप में आपसे पूछ सकते हैं कि भाई ऐसे कौन कौन से रासायनिक खाद या उर्वरक है जो कि नाइट्रोजन युक्त हैं, जिसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है और उसकी प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, यहाँ पे आपको बताना है। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किन्हीं भी 4 रासायनिक उर्वरकों के नाम आपको बताना है। डीएपी है, यूरिया है, या आप जनरली बता सकते हैं कि हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ जो बहुत सारे बच्चे होते हैं इन चीज़ों से फेमिलियर होते हैं, लोगों को पता होता है। अब यहाँ पर फिर इसको कंपेयर किया जा रहा है, रासायनिक खाद को कंपेयर किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन के अंदर बात की जा रही है जैविक उर्वरक से। जैविक उर्वरक में आपको क्लियर कर दूं, सबसे पहले ऐसे खाद जिनका निर्माण हम प्राकृतिक विधि के द्वारा करते हैं, जिसमें कोई भी केमिकल का यूज नहीं करते हैं। हम पौधों के अवशेष, पत्तियाँ, उनके तने, ये हम बात करें कि फसल के निकलने वाले जितने भी अवशेष है, पशु का गोबर है, हरी खाद है, जितने भी वर्मी कंपोस्ट मतलब केचुआ खाद है, कंपोस्ट खाद है, नार्डेप खाद है, यह हम बात करें हरी खाद है, ये सभी जो है वो जैविक खाद आते हैं। और इनके अंदर जो जैविक कार्बन बहुत अधिक मात्रा में माना जाता है, और इसके अंदर सबसे खास बात ये होती है कि ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक होते हैं, हमारे पर्यावरण के मित्र होते हैं। इनको यूज़ करने से हमारे अंदर हम देखते हैं कि पॉल्यूशन, जो पर्यावरण के अंदर कोई भी पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होता है। फिर आपसे बात की जा रही है केमिकल फर्टिलाइजर को जब हम खत्म करेंगे, जैविक खाद भी हो गए। फिर यहाँ से आप इससे पैटर्न में आपसे पूछा जा रहा है कीटनाशकों के बारे में। 2 जो निंदक नाशक कीटनाशक है उनके नाम आपसे पूछे जा रहे हैं। इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स के बारे में यहाँ पे आपसे बात की जा रही है। फिर हम अगले सीरीज में आगे बात कर लेंगे। मैंने आपको बताया था ब्लूप्रिंट के अंदर खरपतवार के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 4 ऐसे बहुवर्षीय खरपतवारों के नाम बताइए, ऐसे खरपतवार वीड्स जो कि बहुवर्षीय होते हैं, मतलब इनका जीवन काल जो होता है वो 1, 2 या उससे अधिक समय का होता है, जो कि मुख्य फसल के साथ पोषण को लेते रहते हैं, लगातार हमारी फसल के साथ बंधे रहते हैं। उनके आपको नाम यहाँ पर बताना है। अगले क्वेश्चन में आपसे कीटों के बारे में बात की जा रही है। मैंने आपसे बात की थी गन्ने के ऊपर और चने के ऊपर खासकर क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि गन्ने की फसल के अंदर आक्रमण करने वाले 2 हानिकारक कीटों के आपको नाम यहाँ पर बताना है। अगले क्वेश्चन से आपसे बात की जा रही है, यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है फिर कलिकायन के बारे में, बडिंग के बारे में। ठीक, ये जो यूनिट है, ये जो क्वेश्चन है आपका प्लांट प्रोपेगेशन मतलब पौधा संरक्षण के ऊपर आपसे बात की जा रही है। कलिका या बड का निर्माण कैसे किया जाता है, पौधे से पौधे का निर्माण हम कलिका के द्वारा किस प्रकार करेंगे। फिर यहाँ पर पूछा जा रहा है दोहरा पैबंद क्या होता है। ये क्वेश्चन भी जो है वो इसी यूनिट से आता है जिसको हम प्लांट प्रोपेगेशन के अंतर्गत शामिल करते हैं। आपसे फिर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर फिर बात की जा रही है अब फलों के बारे में।
पपीता की प्रमुख प्रजातियां कौन कौन सी होती है, इनको आपको यहाँ पर समझाना है। यहाँ पर आपसे यह बात की जा रही है। इसी सीक्वेंस में हम देख रहे हैं कि अगला क्वेश्चन भी जो है वो प्लांट से ही आ रहा है, मतलब आपके फ्रूट से आ रहा है। अमरूद का प्रसारण कैसे किया जाता है, अमरूद या गुआवा जाम को प्रोपेगेशन हम किस प्रकार करेंगे, उसके बहुत सारे पौधे का निर्माण हम पौधों से किस प्रकार कर सकते हैं। आगे बात की जा रही है इसी सीक्वेंस के अंदर आंवले की, जो है वो फलों के अंतर्गत माना जाता है। हम देखते हैं कि आंवला जिसके अंदर विटामिन सी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसका प्रोपेगेशन या इसके हम बात करें कि बीज रहित, मतलब हम बात करेंगे बीज के बिना पौधे से पौधे का निर्माण किस प्रकार कर सकते हैं, यहाँ पर ये यूनिट जो है वो इसको कवर की जा रही है। आगे हम बढ़ेंगे। फिर अब आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ब्लांचिंग और फार्मिंग में अंतर स्पष्ट कीजिए। मैंने आपसे बात की थी फल और सब्जियों के परिरक्षण में कि लंबे समय तक हम फल और सब्जी को खराब होने से कैसे बचा सकते हैं, उसी मेथड के अंतर्गत आती है ब्लांचिंग और आपकी आती है फार्मिंग, इसके बीच में अंतर बताना है। अब इसी को अथवा में क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है कि भाई सुखाने के द्वारा, मतलब ड्राइंग के द्वारा और डिहाइड्रेशन, पानी को यदि हम निकाल दें, निर्जलीकरण करें, तो इन दोनों विधि के द्वारा हम किस प्रकार फल और सब्जी का परिरक्षण कर सकते हैं। ड्राइंग और निर्जलीकरण में दो अंतर है, मतलब आपको सुखाने में और पानी की मात्रा को निकालने के बीच में क्या फ़र्क होता है, यहाँ पर आपको देखना है। नॉर्मल हम जानते हैं कि ड्राइंग के लिए हम ड्रायर का यूज़ करते हैं, और जो प्रोसेस होती है निर्जलीकरण, वहाँ पर क्या होता है, अतिरिक्त नमी या मॉइस्चर को किसी चीज़ से बाहर निकाला जाता है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, अगले क्वेश्चन में बात आपकी आ रही है पोषक तत्वों वाली प्लांट की न्यूट्रिशन के बारे में। आपसे पूछा जा रहा है पादप पोषक तत्वों की अनिवार्यता की कोई 3 कसौटी लिखिए। भाई ऐसा क्या कारण है कि पौधों को न्यूट्रिशन ज़रूरी होता है, जो भी लघु और दीर्घ तत्व होते हैं वो पौधे के अंदर कौन कौन से भागों का निर्माण करते हैं, यदि ये आपको नहीं मिलेंगे, प्लांट को नहीं मिल पाएंगे, तो उनकी कमी से पौधे के अंदर कौन कौन से रोग होते हैं, पौधे को पोषक तत्वों की आवश्यकता क्यों होती है, यहाँ पर ये आपसे पूछा जा रहा है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फिर आपसे पूछा जा रहा है मृदा में पोषक तत्वों की हानि के कारण क्या है। यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है, वो बनता है आपके जल निकास वाले चैप्टर से। हम देखते हैं कि खेतों के अंदर अवांछित फालतू का जो पानी भरा होता है, इस कारण क्या होता है, वहाँ की जो मिट्टी है वो दलदली हो जाती है, वहाँ पर जो पोषक तत्व है जो कम हो जाते हैं। वो कभी कभी क्या होता है, वहाँ से मृदा का क्षरण होता है, मतलब मिट्टी एक से दूसरे स्थान पर हट जाती है, तो बहुत सारे पोषक तत्व जो कि हमारी मुख्य फसल को मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं। तो मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व की हानि होती है उसके कारण से आपसे पूछे जा रहे हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खाद और उर्वरक में अंतर क्या है। मैंने आपसे पहले बात भी की थी, जितने भी खाद की बात आएगी वहाँ पर आपको जैविक खाद से इसका तात्पर्य या आशय निकालना है, और जहाँ पर उर्वरक की बात आएगी वहाँ पर आपको कारखानों या फैक्ट्री के अंदर बनने वाले केमिकल युक्त रासायनिक खाद का आपको जिक्र करना है। जैविक खाद और उर्वरक के बीच में जो आप डिफरेंस होता है, वैसे यहाँ पे आप बताएंगे मैन्योर और फर्टिलाइजर के बीच में क्या फ़र्क है। अब यहाँ पे आगे बात की जा रही है भाई मृदा संशोधक, लीचिंग एवं खाद की परिभाषा लिखिए। मृदा संशोधक मतलब सॉइल एमिटमेंट, ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं जो कि मृदा की दशा में सुधार करते हैं, उसकी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, भौतिक, रासायनिक और जैविक जो उसकी कंडीशन है उसको चेंजेस करते हैं। आपने नाम सुना होगा बेकेलाइट का, जिप्सम का, ये सभी जो पदार्थ जो होते हैं, जो चूने का पानी होता है, ये जो होते हैं मिट्टी के अंदर मिलाए। हम देखते हैं कि यदि मिट्टी बहुत ज़्यादा अम्लीय है तो वहाँ पर इस टाइप के पदार्थों का सॉइल अमेंडमेंट का यूज़ किया जाता है। ये आपसे यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। फिर आगे हम मूव करेंगे, आपकी जो यूनिट अगली थी आपकी अलंकृत बागवानी वाली, हरियाली वाली, वहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। इसमें पूछा जा रहा है शोभाकारी उद्यान जो होते हैं, गार्डन होते हैं, बगीचे होते हैं, इसकी योजना बनाते समय आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। जब आप अलंकृत बागवानी पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि कोई भी शोभाकारी जो गार्डन होते हैं वहाँ पर हम इसका निर्माण करेंगे तो हमको स्थान का चुनाव कैसा करना है, कौन कौन सी वहाँ पर अलंकृत बेलाओं का या पुष्पों का आपको वृक्षों का यूज करना है। या फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है हरियाली मतलब लॉन से आपका क्या आशा है और इसका पुनर्जीवन कैसे कर सकते हैं। हम देखते हैं कि आज सबसे बड़ी समस्या जो हो रही है वो डिफॉरेस्टेशन की हो रही है। बहुत लंबी हम देख रहे हैं कि आज लंबी लिस्ट हमारे पास में, जिसमें देख रहे हैं कि लगातार जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जो अर्थ पर स्पेस रहने के लिए वो कम हो रहा है। तो क्या कर रहा है मनुष्य अपने फायदे के लिए प्लांट या पौधों को नुकसान पहुंचा रहा है, अंधाधुंध
प्लांट की कटाई हो रही है, तो उस कारण क्या हो रहा है, हम देखते हैं कि हरियाली बहुत कम होती आ रही है, जंगल फॉरेस्ट कम होते आ रहे हैं। तो हरियाली को हम कैसे, इसका रीजनरेशन, इसका पुनर्जन हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर आपसे बात पूछी जा रही है। फिर आगे हम बात पढ़ेंगे, छोटा क्वेश्चन आपसे बनता है यहाँ पर, कृषि अर्थशास्त्र, जो हम बात करें कि एग्रीकल्चर की इकोनॉमी होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। अब यहाँ पर सिंपल आपको देखना है कि हम देख रहे हैं कि भाई कोई किसान ने फसल को बोई है, तो उसको टोटल उस फसल को तैयार करने में कुल कितनी कॉस्ट होगी, जब उसको मार्केट में वो सेल करेगा तो उसको कुल कितना मुनाफा हो रहा है। तो यहाँ पर आपको इसकी इकोनॉमी के बारे में आपको बताना है, इसकी क्या सीमाएं, लिमिटेशन है, वो आपसे यहाँ पे पूछी जा रही है। आगे आपसे पूछा जा रहा है फसल बीमा क्या होता है, इसके 2 लाभ लिखिए। मैंने आपसे बात की थी पिछले वीडियो में कि कई प्रकार की प्राकृतिक आपदा होती है, वहाँ पर हम देखते हैं कि सूखा पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा अतिवृष्टि होती है, ओलावृष्टि होती है, तो फसल खराब हो जाती है। ऐसे में क्या करती है गवर्नमेंट, अलग अलग समितियाँ बनाकर जो है फसल को इंश्योर करती है, उसका बीमा करती है। तो इस बीमा से किसान को क्या फ़ायदा होता है, इसके उद्देश्य क्या है, यहाँ पर आपसे पूछे जा रहे हैं। इसके बाद हम बड़े क्वेश्चन में बात करेंगे, तो सबसे मैंने बात की थी 4 नंबर में हमेशा ये क्वेश्चन बनता है कि वाटर ड्रेनेज या जल निकाय के उद्देश्य क्या होते हैं। अवांछित खेतों के अंदर जो फालतू का बेकार पानी, उसको बाहर निकालने के लिए हम कौन कौन सी अलग अलग विधि का उपयोग करते हैं, और जल निकास क्यों ज़रूरी है, इसका ऑब्जेक्ट या इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, यह आपसे पूछा जा रहा है। फिर बात की जाती है जल निकास और सिंचाई में क्या फ़र्क है। यहाँ पर की पॉइंट समझने वाली बात है कि जब हम फसल को ग्रो करने के लिए, उसका उत्पादन करने के लिए उसको जो पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराते हैं, उसको हम इरिगेशन या सिंचाई कहते हैं। और जल निकास का मतलब क्या होता है, जो फालतू का बेकार पानी जो कि हमारी फसल को और मिट्टी को नुकसान पहुँचा रहा है, उसको निकालना जो है वो वाटर ड्रेनेज या जल निकास कहलाता है। दोनों के बीच में अलग अलग बातें, इनके बीच में आपको कम से कम 5 अंतर या डिफरेंस यहाँ पर बताने होंगे। अब बड़े क्वेश्चन की सीरीज में हम आगे बढ़ते जाएंगे, तो यहाँ पर फिर आपसे पूछा जा रहा है फसल के बारे में बात की जा रही है। मैंने आपसे कहा था कि फसल वाला जो चैप्टर है वो भाग 1 और 2 में चलता है, जिसमें अलग अलग फसल होती है, जिसमें यदि हम धान और गन्ने को छोड़ दें तो पूरे सिलेबस में जो है वो लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप देखो देखने को मिलेगा कि जो फसल दी है, इनके बॉटनिकल नेम आपको लिखना है और उसके कुल का नाम, मतलब उनके फैमिली का नाम लिखना है। यहाँ पर हम देख रहे हैं आपसे धान यदि को छोड़ दें हम, तो उड़द है, अरहर है, मूंग है और सोयाबीन है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इनके अंदर जो 19 किस्में, इनके वनस्पतिक नाम है, उनके कुल के नाम आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक, फिर हम बात करेंगे बड़े नंबर क्वेश्चन में। हमने कहा था कि भाई फलों से कौन कौन से अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, कैसे उनको प्रिजर्व किया जाता है, उनकी मार्केटिंग की कैसे की जाती है। तो वहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बड़े नंबर में बनता है वो है टमाटर केचप का, या टमाटर का सॉस कैसे बनाया जाता है और उसको हम लंबे समय तक कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। इसके बाद जेली बनाते समय हमको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। हम देखते हैं कि मार्केट में आजकल बहुत सारे फलों की जेली अवेलेबल मिल जाती है, उसके पाउडर मिलते हैं। तो हम सबसे खास बात क्या होती है, उसके अंदर जो पैक्टिक एसिड होता है उसकी मात्रा बहुत ज़रूरी होती है, इसकी जो ब्रिक्स वैल्यू होती है बहुत ज़रूरी होती है। यदि सही मात्रा में आप तरीके से आप जेली बनाओगे तो वो जमेगी, अदरवाइज नहीं जमेगी। तो जेम और जेली में क्या फ़र्क होता है, सबसे खास बात होती है कि जेली का जब आप निर्माण करोगे तो उसमें हमें कौन कौन से प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है, जिसमें खासकर चीनी की मात्रा, पैक्टिक एसिड और ब्रिक्स वैल्यू का ध्यान रखा जाता है। यहाँ पर आपसे पूछे जा रहे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और ये वीडियो आपका जो पेपर आगामी 2 मार्च को होने वाला उसके हिसाब से बहुत अधिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें मैंने कोशिश करी है कि आपके पूरे आईएमपी क्वेश्चन को कवर किया जाए। और टोटल आपके 70 मार्क्स की स्कीम है। यदि आप इन क्वेश्चन को तैयार करते हैं तो बिल्कुल मैं आपको कह सकता हूँ कि 50 से 60 नंबर आप अच्छे से कवर कर सकते हो। थैंक यू सो मच।